हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी आपको पता है कि स्पेक्ट्रम की सीरीज हमारी चल रही है और हमने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे होम रूल लीग। लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ पे हम पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का पूरा रिकैप करेंगे, क्योंकि अगेन वही मेरा कंसेप्ट है, बिना रिकैप के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं और ना कोई पर्पस होता है। अगर आपका रिवीजन ही नहीं हो रहा है, ऐसे आगे पढ़ते जा रहे तो फिर मेरा वो तरीका नहीं है, फिर आप मेरे साथ फिट नहीं बैठते। ओके, तो आज पूरी तरह से और बीच में आपके लिए पीआईक्यू भी लाता रहूंगा पूरी तरीके से, मतलब जो भी हम पढ़ चुके हैं टॉपिक उसके ऊपर ही कंप्लीट पीआईक्यू रहेगा, जिससे हम उस कंसेप्ट को वापस से अगेन रिविजिट कर सके। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है कि 1907 में जब सूरज स्प्लिट हो गया तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो स्वदेशी मूवमेंट के साथ जो लोग बहुत अनुशीलन समिति के जो लोग जुड़े हुए थे और बहुत सारे जो यंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, बेसिकली यंग लोग थे, अब 22, 21, 22, 23, 24 इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में था, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करे क्या। और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड जो एक्टिविटीज हो रही थी उसको काफी इंस्पायर भी हो रहे थे। जो रशिया में मास मूवमेंट हो रहा था, साथ ही साथ आयरलैंड में हो रहा था, तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे। उनको लग रहा था कि इंडिविजुअल हीरोइज्म जो है वो भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक डर पैदा कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के अंदर। और वही उन्होंने तरीका अडॉप्ट भी किया यहाँ पे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक डर पैदा किया जाए ब्रिटिशर्स के अंदर, क्यों ना मतलब अब इनके अंदर ना ये लोग हमसे डरे कि इनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। ठीक है, कभी इनके ऊपर हम कभी भी कहीं से भी हमला कर सकते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हैं हम इनके ऊपर। तो ये सब चीजें इन लोगों ने चालू कर दी। इन्होंने अपने सीक्रेट सोसाइटीज बना रखी थी, ऑल्दो इनके ऊपर पुलिस क्रैकडाउन करती थी, बहुत सारी वो चीजें होती थी, लेकिन अब ये लोग तो ये लोग यार जान देने के लिए रेडी थे। इनका तो मानना था कि जान देने के लिए रेडी है हम लोग, हम फांसी का फंदा चूम लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें गोली से मार दो, लेकिन हम जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आए हैं वो करके रहेंगे, इनका मोटो था। तो younger element was not ready to retreat after the decline of the open face, leadership failure to tap revolutionary energies of the youth। देखो ऑफ कोर्स ही बात है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके साथ ये लोग अपने आप को अलाइन कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे लीडरशिप ही गायब हो गए। बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में चले गए, लाला लाजपत राय यूएसए चले गए, अजीत सिंह जी यूएसए चले गए, ठीक है, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष रिटायर कर गए। तो फिर बचा कौन? ज्यादा बड़े लीडर बचे नहीं ना, और मॉडरेट्स इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मॉडरेट्स तो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, प्रेयर, पेटिशन, यही वाला मेथोडोलॉजी था उनका। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि 1907 से लेके और 1908 पकड़ लो आप, 1908 से लेके 1915 तक कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। आप देखोगे तो सिर्फ उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी फेज ही है। छोटे मोटे मतलब कांग्रेस करके आ रही थी, कांग्रेस उस टाइम पे मीटिंग खेल रही थी। कांग्रेस को बड़ा अचीवमेंट नहीं मिल पाया था इन द मॉडरेट फेज। 1916 में फिर वापस से लखनऊ सेशन होता है, उससे पहले होम रूल लीग चालू हो जाता है। तो जब तिलक वापस आते हैं तभी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं, उससे पहले तो पूरा वापस से ठप पड़ा हुआ था, कुछ नया देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमें रिवॉल्यूशनरी फेज देखने को मिलता है, पहला वाला। हमें देखने को मिलता है कि जो जजेस हैं उसके ऊपर अटैक हो रहा है, मुजफ्फरपुर में अटैक हो रहा है, हार्डिंगे के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो उनके साथ गलत कर रहा है, एंड्रू फ्रेजर जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो ऑलरेडी रिटायर कर चुका था, मतलब बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रू फ्रेजर, उसके ऊपर अटैक हुआ था यहाँ पे, युगांतर ग्रुप ने अटैक किया था यहाँ पे। तो इस तरह से सर फुलर एक करके अगेन लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो कि असम, ईस्टर्न बंगाल एंड असम का था, जो नया बंगाल बना था ना उसका था, वो ईस्ट बंगाल का था, उसके ऊपर अटैक किया था इन लोगों ने, जो अनुशीलन समिति थी। तो ये सब चीजें चल रही थी यहाँ पे। अब जरा रिकैप कर ले, देखिए 1902 में अनुशीलन समिति बनती है। अब इसके लीडर कौन होते हैं अनुशीलन समिति बनाने वाले, ऑलरेडी आपको बताया था मैंने, ठीक है। बरिंदर कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी, परमोत्थर मित्तर, ठीक है। उसके बाद इन्हीं का एक छोटा सा ग्रुप बनता है, इसी के अंदर युगांतर ग्रुप बनता है। युगांतर पत्रिका वो लोग चालू करते हैं, जिसके अरविंदो घोष और बरिंदर घोष दोनों मतलब भाई एडिटर भी रहते हैं उसके, ठीक है। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को लोग एडवोकेट करते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ईस्ट बंगाल का होता था, ऑलरेडी वो रिटायर कर चुका था, रिजाइन कर चुका था, मतलब सर्विस में नहीं था, फुलर नाम था, उसके ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन ऑल्दो बच गया था वो। उसके बाद प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड, जो मुजफ्फरपुर का एक बहुत ही बोलते ना इल फेमस था, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया था, अगेन वो बच गया था। जो उसके पीछे वाली जो बग्गी थी जिसमें बैरिस्टर पिंगले और उनकी वाइफ जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक, मतलब उनके ऊपर बम गिर गया था और वो मर गए थे, ठीक है। अलीपुर को कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था जिसमें अरविंदो घोष, बरिंदर घोष और उलस्कर दत्ता, हेमाचंद कोनुंगो, बहुत सारे और भी बहुत सारे, जो पूरा ग्रुप ही एक तरह से उसमें फंस गया था। अरविंदो घोष को यहाँ पे सिया दास ने बचाया था और बरिंदर घोष और उलस्कर दत्ता को लाइफ सेंटेंस हुआ था। उसके बाद हार्डिंगे के ऊपर रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल का प्लान था बम फेंकने का, ऑल्दो एग्जीक्यूशन यहाँ पे अलग लोगों ने किया, लेकिन प्लान तो था इन लोगों का,
ठीक है, जिसमें तीन लोग को हैंग किया गया था। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी इसके नाम आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन तीन लोग कौन थे जिनको फांसी हुई थी इन द हार्डिंगे बम केस? तो उनका नाम है भाई आमिर चंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार बिस्वास। तो तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद संध्या और युगांतर न्यूज़पेपर एक्टिव थे बंगाल में, काल न्यूज़पेपर एक्टिव था महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हमारा हो गया। महाराष्ट्र में रामोसी पीजेंट अपराइजिंग से शुरुआत हुई थी। वासुदेव बलवंत फड़के। उसके बाद तिलक जी ने अपना मिलिटेंसी का एक तरीका अपनाया था, जिसमें वो केसरी और मराठा न्यूज़पेपर चलाते थे, जिसमें वो अपने विचार प्रकट करते थे, ठीक है। जो यंग लैड थे उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर होते। जापेकर ब्रदर्स ने रैंड की हत्या की थी और लेफ्टिनेंट एरेस्ट की हत्या की थी, जो प्लेग कमिश्नर थे। मित्र मेला बनाया था इन द नासिक के अंदर हमारे सावरकर ब्रदर्स ने बनाया था। बाद में उसी को उन्होंने अभिनव भारत बनाया। उसके बाद कन्हेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक था जैक्सन, उसकी हत्या की थी कन्हेरे ने, ठीक है, अनंत कन्हेरे। फिर पंजाब में हमें देखने को मिलता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। और आखिर में फिर हमें अब्रॉड भी, ऐसा नहीं अब्रॉड बचा हुआ है, अब्रॉड में भी श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस ओपन चालू कर रखा था, जिन्होंने एक अपना एक जर्नल चालू किया था, इंडियन द सोशोलॉजिस्ट। वो क्या करते थे कि जितने भी एक काबिल जो इंडियंस थे ना, जो लड़के थे, उनको बुलाते थे अपने पास और वहां पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते थे और साथ साथ वहीं पे स्टे करते थे। वहीं पे पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग हुआ करता था। और उसी में से एक भाई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई थी, मदन लाल ढींगरा उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने करजन वाइली को मारा, सामने से गोली मारी थी उसको। ओके, बाद में उसकी फैमिली ने उसको डिसोन कर दिया था। आज तक उसकी भाई अस्थि मतलब जो है कबर वहीं पे है, यहाँ पे नहीं आ पाई। ओके, अस्थि अवश्य हम नहीं ला पाए, मतलब ये तो हमारा दुखद है। उसके बाद मैडम भीकाजी काम आती। बाद में जब इसके ऊपर वो होने लगा, क्या बोलते हैं, जब ये टारगेट पे आ गए तो इन्होंने अपना पूरा बेस शिफ्ट करके पेरिस और जेनेवा में कर दिया था। मैडम भीकाजी कामा भी वहीं पे थी, वैसे उनके साथ ही गई थी। फिर बर्लिन कमेटी बनती है अंडर द वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। भूपेंद्र नाथ दत्त बाद में उसको ऐड करते हैं, लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त उसको मिलते हैं जाके, वो वापस से मतलब उनसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपने नॉर्थ अमेरिका में गदर पार्टी बनती है। लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला भाई, परमानंद, लालचंद फलक, ऐसे बहुत सारे लोग उनके साथ जाके जुड़ेंगे। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है वैसे। चलिए, तो ये तो पूरा हमारा रिकैप था एक तरह से, हर जगह पे क्या क्या चीजें हो रही थी। जस्ट कामागाता मारू इंसिडेंट आपको बता ही रखा है। कामागाता मारू इंसिडेंट क्या था? कामागाता मारू वाज द नेम ऑफ अ शिप, ठीक है। अब ये सब होने के बाद अब हम चलते हैं कि हमारा मेन स्ट्रीम में क्या चल रहा था, और बाकी एक तरह से वर्ल्ड वॉर का टाइम आ चुका है। अच्छा, उससे पहले दो तीन चीज और बताना चाहता हूं, आपको एग्जाम में काफी बार आती है। देखो, 1907 तक का सेशन तो ऑलमोस्ट मैंने आपको मोटा मोटा बता भी दिया था। 1907 में सूरत में सेशन हुआ था, जिसको रास बिहारी घोष ने एज अ क्या थे उसके वो चेयरपर्सन थे। लेकिन 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, ये जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में यही क्वेश्चन मेनली पूछे भी जाते हैं आजकल। तो मैंने देखा इसी में लोगों ने पूछ रखा था। तो 1908 का जो सेशन था मद्रास में हुआ था। इसको हेड किया था अगेन रासबिहारी घोष ने। रासबिहारी घोष ही इसके थे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस सेशन जो था सूरत स्प्लिट था, तो वो तो कुछ हो नहीं पाया था, तो उसी के साथ इनको भी वापस कंटिन्यू कर दिया था, ठीक है। 1909 वाला हुआ था आपका लाहौर में, जिसको हेड किया था मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट को इन्होंने जो भी किया था क्रिटिसाइज किया था उसके बाद, ठीक है। 1910 वाला आपका हुआ था यहां पे अपने इलाहाबाद में, जिसको हेड किया था हमारा आपके विलियम वेडरबर्न ने। फिर 1911 आपका हुआ था यहां पे कलकत्ता में, और ये वो वाला सेशन जिसके अंदर राजेंद्र प्रसाद ने इसको अटेंड किया था, कलकत्ता में हुआ था। तो ये बिशन नारायण दास ने इसको हेड किया था। और 1912 वाला हुआ था अपने बांकीपुर पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना, और इसको होस्ट किया, इसको मतलब चेयरपर्सन थे आर.एन. मुडोलकर या रघुनाथ नरसिंह मुडोलकर। आर.एन. मुडोलकर पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर.एन. मुडोलकर, ठीक है। तो ये जरा आप दिमाग में रखेंगे, एग्जाम में आ चुके हैं इनके, मैच द फॉलोइंग आ चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1913 का उतना करने की जरूरत है। 1913 का तो सैयद अहमद ने किया था, कराची में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1914 का भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारा चालू होता है 1915 और 1916 का।
1915 का बॉम्बे में हुआ था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, और 1916 का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ सेशन था, और अंबिका चरण मजूमदार। दो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे, लखनऊ पैक्ट जिसके अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वापस से साथ में आए थे, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी इस सेशन को अटेंड किया था, और कांग्रेस ने वहां पे सेपरेट इलेक्ट्रेट को एक्सेप्ट किया था, बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, वी आर एक्सेप्टिंग द सेपरेट इलेक्ट्रेट। दैट्स व्हाई लखनऊ पैक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ लखनऊ पैक्ट का चेयरपर्सन कौन था 1916 का। ठीक है, तो इसी मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार, और पहली बार ऐसा हुआ था मुस्लिम लीग के साथ में सेशन किया गया था आईएनसी का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम में क्या चल रहा था, और उस टाइम वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या सिचुएशन थी। चलिए इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। उससे पहले बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ज्वाइन इट। आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं मेरे को इस पर्टिकुलर नंबर पे, जो भी आपको डिटेल चाहिए आपको मिल जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट। अदरवाइज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। फीस बहुत ही नॉमिनल है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, अच्छा गदर प्रोग्राम ऑलरेडी रह गया क्या? गदर प्रोग्राम चलिए तो ऑलरेडी बता ही रखा आपको गदर प्रोग्राम क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कंडीशन हो रखी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है दो ग्रुप बढ़ चुके थे, एक अलाइड था और एक एक्सेस था। ठीक है, एक ग्रुप में आपको फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली, जापान और क्या बोलते हैं ब्रिटेन इज ऑल्सो विद देम, और दूसरे ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की थे। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात करते हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रखा था। मॉडरेट्स देखिए, मॉडरेट्स कौन थे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बातें करते थे। तो मॉडरेट्स ने क्या बेसिकली किया? मॉडरेट्स ने तो सपोर्ट ही किया भाई, मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया पूरी तरीके से। ये भी एग्जाम में पूछा था कि मॉडरेट्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट किया था कि नहीं किया था। तो दिमाग में रखिए कि मॉडरेट्स ने पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, एज अ लॉयल्टी टुवर्ड्स द एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। अब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट में देखिए तिलक जी ने सपोर्ट किया था। तिलक जी जब रिलीज हुए थे 1914 में, जेल से बाहर आए थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। उनको ऐसा लगा था, ध्यान से सुनिए, उनको ऐसा लगा था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे तो इन रिटर्न हमें कुछ देंगे, वो इन रिटर्न हमें यहाँ पे होम रूल दे देंगे, इन रिटर्न हमें आजादी, कुछ ना कुछ हमें कंसेशन जरूर देंगे यहाँ पे, ऐसा उन्हें लगा था एज अ फॉर्म ऑफ द ग्रेटिट्यूड। सेल्फ गवर्नमेंट तो भी देंगे ही देंगे, ऐसा तिलक का मानना था। तो एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया है, लाइक बाल गंगाधर तिलक ने सपोर्ट किया था एज अ लॉयल्टी। उन्हें लगा था कि रिटर्न में कुछ मिलेगा, लेकिन इट वॉज हिज मिस्टेक, इट वॉज एक्चुअली हिज मिस्टेक, क्योंकि ब्रिटिशर ने देना कुछ भी नहीं था, ब्रिटिशर ने कुछ भी नहीं देना था, उन्हें किसी को कुछ नहीं देना था। उल्टा हमें देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने रॉलेट एक्ट ला रखा है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने रॉलेट एक्ट ला रखा है और मार्शल लॉ लगा रखा है। उल्टा किस जगह पे? पंजाब में, और सबसे ज्यादा सोल्जर पंजाब के ही थे, ये हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स वाई इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता था, ये तो उन्हें बाद में खुद ही समझ में आ गया। ठीक है, और बाकी यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज क्या कर रहे हैं? रिवॉल्यूशन तो आपको बताया ना मैंने, रिवॉल्यूशन तो इसको एज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। उनका तो प्लानिंग प्लॉटिंग क्या चल रहा है? आर्म्ड रेबेलियन का, आपको पता है ना, क्या बोलते हैं, इंडो जर्मन प्लान चल रहा है। बर्लिन कमेटी का रोल है वहां पे। बर्लिन कमेटी जो है ना, अपने वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी, भूपेंद्र नाथ दत्ता जी, ये लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे इंडिया में रास बिहारी बोस हैं, सचिन सान्याल हैं, क्या बोलते हैं, बग्गा जतीन हैं। ये लोग का प्लान चल रहा है कि यार करतार सिंह सराभा है, यहाँ पे प्लान चल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे हम लोग आर्म्ड रेबेलियन करेंगे। इसको ऐसा मौका देख रहे हैं वो लोग। ये सब चल रहा है इंडिया में। पर्पस है यहाँ पे लिबरेट करो इंडिया को, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी बिजी है वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ पे 3 फ्रंट की बात करते हैं हम लोग। मॉडरेट क्या बोल रहे हैं? सपोर्ट। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में बचा ही कौन है? मेजर लीडर तो यहाँ पे तिलक जी हैं। तिलक जी बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, हम सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इन रिटर्न वी विल गेट समथिंग। और रिवॉल्यूशनरीज क्या बोल रहे हैं? भाई हमें चुपचाप से भाई ब्रिटेन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है और क्या बोलते हैं, ब्रिटेन को यहाँ पे क्या बोलते हैं और कमजोर करना है। ये रिवॉल्यूशनरी का आइडियोलॉजी है, और मेरे हिसाब से सबसे सही आइडियोलॉजी भाई यही थी, सबसे सही आइडियोलॉजी यही थी। चलिए अब देखो, गदर पार्टी उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में बना रखा है। आपको पता है गदर पार्टी बन रखी थी, करतार सिंह सरावा, लाला हरदयाल। ठीक है, बर्लिन कमेटी यूरोप में एक्टिव है। सिंगापुर म्यूटिनी हो रखी है, मतलब जो इंडियन सोल्जर वही है जो वहां पे प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे, वही सोल्जर्स वहां पे म्यूटिनी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हो क्या रहा, भारतीय सोल्जर्स को ही लेके जाया जा रहा ना, भारतीय सोल्जर्स को लेके जाया जा रहा है, अलग अलग कंट्री में ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर बन रहे हैं लोग। तो वहां से हमारे जो ग्रुप्स हैं उनको छुड़ा रहे हैं और अगेंस्ट द ब्रिटिश यूज कर रहे हैं इनको। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही है यहाँ पे। तो इसीलिए जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द जर्मनी, टर्की, जो भी उनके दुश्मन हैं उनसे हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि आखिरकार एंड में होता है कि
कुछ ज्यादा हम अचीव नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। और देन अब यहाँ पे बात करते हैं होम रूल लीग की। अब होम रूल लीग का शुरुआत होती है 1916 में। देखो इसके लिए शुरुआत में वैसे एनी बेसेंट इसके लिए फोरफ्रंट में रहेंगी। एनी बेसेंट और दो होम रूल बनेंगे, एनी बेसेंट और अपने तिलक। होम रूल का पर्पस मालूम है क्या? होम रूल का पर्पस है सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आ रखा था, उसी तरीके से इनकी भी डिमांड थी कि हमको भाई हमारे तरीके से अपना रूल करने दो, फॉरेन पॉलिसी भले आपके पास रहे। तो इनकी ये डिमांड थी। यहां पे एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट चाहते थे, इसको बोलते हैं होम रूल लीग। ठीक है, इसके दो ग्रुप थे। एक ग्रुप था हमारा तिलक जी लीड कर रहे थे, और एक ग्रुप जो लीड कर रहे थे वो एनी बेसेंट द्वारा लीड किया जा रहा था। वैसे जो ग्रुप जो स्ट्रॉन्गर फेज में था वो आपको बता दूं मैं, तिलक का काफी, भले कम एरिया में तिलक का था, लेकिन तिलक जी का काफी ज्यादा स्ट्रांग था। तिलक जी के जो बोलते ना कि लाइसेंस थे काफी स्ट्रांग थे, उनके जो काम थे काफी अच्छे तरीके से हो रहे थे। और आप देखोगे कि अपना इसका इनका एनी बेसेंट वाला थोड़ा सा लूजली था। ठीक है, तो देखिए दो लीडर्स के लिए प्रोमिनेंट है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। बाकी ऑल दो सारे लीडर इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉम्बे में लीड किया था, जोसेफ बैप्टिस्ट था, ये बाल गंगाधर तिलक के साथ जुड़े हुए हैं, इनके सेक्रेटरी थे वहां पे होम रूल लीग के डील करने के लिए। एस सुब्रमण्यम अय्यर और जीएस खरपड़े इनके साथ जुड़े हुए, जीएस खरपड़े बाय द वे इनके साथ जुड़े हुए, सॉरी। ठीक है, देखो ये मतलब नहीं है, पर्पस है कि सारे के सारे लीडर यहां पे जुड़े हुए हैं, ये यहां पे जरूरी है। पर्पस वही है, सेल्फ गवर्नमेंट लाना फॉर ऑल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द आयरिश होम रूल लीग, क्योंकि यहां पे जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड से थी, तो वहीं से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने चालू किया था। ठीक है, दो लीग बनी थी, एक तिलक जी की लीग बनी थी और यहाँ पे एनी बेसेंट की लीग बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पर्पस वही है बेसिकली। नेशनलिस्ट बिलीव ओनली द मास प्रेशर कुड फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रांट द रिफॉर्म। डिसइल्यूजमेंट विथ मॉरलेमेंटरी रिफॉर्म। मॉरलेमेंटरी रिफॉर्म में कुछ भी नहीं मिला था, सिर्फ उन्होंने बकवास बातें कर दी कि अच्छा हम आपको देंगे, कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट लाके हाथ में दे दिया। तो सिर्फ रिफॉर्म की बातें करते थे, बट दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग, दे आर जस्ट यूजिंग द पॉलिसी ऑफ द कैरेट एंड द स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब कैरेट दिखा रहे, देंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, जब भी इंडियंस कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, दे विल थ्रो समथिंग, बोले हम अब देखिए लाने वाले हैं आपके लिए कुछ ना कुछ, आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आ रहा है, यही इसके बाद भी होगा। और इसके झांसे में एनी बेसेंट आ जाएंगे। तिलक बोलेंगे भाई ऐसा नहीं, कुछ नहीं करने वाले ये लोग, देयर जस्ट अगस्त डिक्लेरेशन आएगा एक, आपको आगे देखने को मिलेगा जो मॉन्टेग्यू करेगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन आएगा, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं उसके अंदर। और उससे इंस्पायर होकर एनी बेसेंट बोलेगी चलिए कोई बात नहीं, अब इस मूवमेंट को थोड़ा रोकते हैं, और फिर एंड में देखने को मिलेगा मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म आएगा, कुछ भी उसके अंदर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और क्या रीजन है इसके लिए? वॉर टाइम मिजरी। ऑफ कोर्स वॉर टाइम में तो भाई, वॉर टाइम के तो बहुत बेकार रिप्रेशन है, बहुत बेकार कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओके, जनता मर रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही बेकार है उस टाइम की। ओके, एक्सपोजिंग द मिथ ऑफ द व्हाइट सुपीरियरिटी। War among the imperialist power and their propaganda showed that Europeans were not superior. This emboldened Indians to demand rights. तिलक रिटर्न, तिलक आते हैं भाई, आपको पता ही है, जून में आते हैं। और although he showed the British royalty, बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं, बिकॉज उन्हें भी समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अप्रोच ऐसा चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैं पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच के साथ नहीं रह सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स भी करनी है, साथ ही साथ मुझे लोगों को मास मूवमेंट भी कराना है, तो आई हैव टू हैव अ बैलेंस अप्रोच। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वॉयलेंस ना अपना के एक अलग अप्रोच अपनाना चाहिए यहाँ पे, एक तरह से एक मॉडरेट अप्रोच अपनाना चाहिए यहाँ पे, और वही तिलक यहाँ पे अपनाएंगे, अभी वही तिलक यहाँ पे अपनाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। दोनों ने बेसिकली यहाँ पे मॉडरेट से सपोर्ट तो मांगा था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो भी थे, और साथ ही साथ उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट से भी सपोर्ट मांगा, लेकिन आखिरकार हमें देखने को मिलता है। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे दूसरी सेंस में बात हो रही, सॉरी, यहाँ पे तिलक और एनी बेसेंट की बात हो रही कि डेफिनेटली दे हैव अंडरस्टूड कि दोनों को साथ में रहना जरूरी है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट फ्रॉम द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस एंड द फुल कोऑपरेशन फॉर द एक्सट्रीमिस्ट फॉर सक्सेस। कहने का मतलब ये है कि दोनों जब साथ में रहेंगे तभी जाके कुछ एंड रिजल्ट आ सकता है, ये यहाँ पे बात थी। अदरवाइज अब बात करते हैं यहाँ पे होम रूल पे पूरी तरीके से आते हैं। एनी बेसेंट ने, आपको बता दूं, एनी बेसेंट ने शुरुआत में कांग्रेस से सपोर्ट मांगा, लेकिन कांग्रेस उसके लिए रेडी नहीं थी। कांग्रेस अगेन अभी भी मॉडरेट्स के द्वारा लीड की जा रही है, तो कुछ ज्यादा उन्हें अचीव हो नहीं पाया था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इसको खुद ही लीड करूंगी पहले,
और उनको सपोर्ट मिला यहाँ पे तिलक जी का। आपको दो चीज दिमाग में रखनी है कि दो न्यूज़पेपर उन्होंने चालू किया था, एक का नाम था न्यू इंडिया और एक का नाम था कॉमनवेल्थ। इन दोनों न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने होम रूल लीग के जो प्रोपोगेंडा थे, जो भी उनका एजेंडा था वहां पे, उसको प्रमोट किया था। ठीक है, साथ ही साथ वही आपको बताया मैंने, शी आस्क्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस बट शी डिडंट गेट एनी। इनिशियली उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि कांग्रेस अगर इसको डिले करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, शी विल स्टार्ट बाय हरसेल्फ। ठीक है, देखो, बेसेंट वांट दैट शी वुड स्टार्ट हर लीग इफ द कांग्रेस डिलेड एंड शी डिड सो लेटर। उन्होंने बाद में चालू भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि वही बता रहा हूं आपको, भले कांग्रेस कुछ भी बोल ले, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ढीला काम किया था। मतलब कांग्रेस का अप्रोच जो भी ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कांग्रेस अभी भी हमेशा उनको अपीजमेंट पॉलिसी में लगी हुई थी। क्योंकि अगेन बता रहा हूं, कांग्रेस अभी भी भरी पड़ी है किससे? कांग्रेस अभी भी भरी पड़ी है मॉडरेट से। क्योंकि जितने एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो कहीं ना कहीं अपना गायब हो चुके हैं, दे आर नॉट इन इंडिया, और उनकी बन नहीं रही कितनों से। तो खुद अपने आप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे हैं यहाँ पे लोगों के विद इन द कांग्रेस। सो दैट्स वाई अब यहाँ पे बात करते हैं, दो लीग यहाँ पे बनते हैं। बाकी छोड़ो, उतना अपने को उतना मतलब नहीं, मैं हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहाँ पे दो लीग यहाँ पे बनते हैं, एक बनता है तिलक जी का लीग और एक बनता है यहाँ पे एनी बेसेंट का लीग। ठीक है, तो तिलक जी का जो था उसका हेडक्वार्टर था पुणे। अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि तिलक और एनी बेसेंट दोनों में से पहले किसने चालू किया था? तो दोनों में से पहले चालू किया था तिलक जी ने। तिलक जी का अप्रैल में चालू हो गया था और एनी बेसेंट का चालू हुआ था सितंबर में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यहां पे बना हुआ है कि दोनों में से पहले किसका चालू हुआ था। ठीक है, एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि तिलक जी का एरिया कौन कौन सा था? तो देखो, तिलक का जी का पूरा महाराष्ट्र में था, लेकिन बॉम्बे में नहीं था। आपको बता देना चाहता हूं, बॉम्बे के अंदर एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट और स्पेशली लेड किसने किया था बॉम्बे में? बॉम्बे डिवीजन में लेड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे एनी बेसेंट के साथ जुड़े हुए थे, ना कि इनके ग्रुप में थे, तिलक जी के ग्रुप में थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो था वो अपने कर्नाटका में था, सेंट्रल प्रोविंस में था, बेरार में था। ठीक है, इनकी टोटल कितने ब्रांचेस थे? तिलक जी के टोटल 6 ब्रांचेस थे। ठीक है, टोटल 6 ब्रांचेस थे। आपको बताया मैंने, महाराष्ट्र में था, कर्नाटका में था, बेरार में था, सेंट्रल प्रोविंस में था, और 6 ब्रांचेस थे। और उन्होंने स्वराज्य सभा, एक तरह से ही डिमांडेड द स्वराज्य एंड क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट, एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। इन लोगों की डिमांड थी, इन लोगों की डिमांड थी यहाँ पे। ठीक है, डिमांड फॉर द स्वराज्य, फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट, एजुकेशन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये पूरी यहाँ पे डिमांड थी हमारे तिलक जी के होम रूल लीग की। ठीक है, और बेसेंट जी के, देखो बेसेंट जी के टोटल 200 ब्रांचेस से भी प्लस ब्रांचेस थे। ठीक है, उनका हेडक्वार्टर यहाँ पे मद्रास में था। और उनके साथ जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज अरुंदले, ही वाज अ सेक्रेटरी, BW वाडिया, ठीक है, CP रामास्वामी, ये सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। 200 ब्रांचेस थे, और इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। बॉम्बे सिटी में किसने लीड किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड किया था। जॉर्ज अरुंदले, BW वाडिया, CP रामास्वामी। तो देखो यार, एग्जाम में क्वेश्चन अरुंदले जी के ऊपर पूछा हुआ है, BW वाडिया के बारे में पूछा हुआ है, और खुद एनी बेसेंट तो है यहाँ पे, और बॉम्बे सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि सबको लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में जब तिलक जी का था तो बॉम्बे में भी उनका था। नहीं, बॉम्बे में उनका नहीं था, बस इतना दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि देखो बॉम्बे वैसे भी इनका था, अपना फिरोज शाह मेहता जी का था। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता की बनती नहीं थी इनसे, इसलिए तिलक जी ने बॉम्बे में हाथ ही नहीं लगाया। बोला कि ठीक है भाई, बॉम्बे इज फॉर द एनी बेसेंट। ओके, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इनका एक चीज आपको बता देना चाहता हूं मैं, होम रूल लीग में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये आया है कि क्या होम रूल लीग में बॉयकॉट हुआ था क्या कोई चीज? होम रूल लीग में पहली बात आपको बता दो, होम रूल लीग का पर्पस बहुत क्लियर कट था, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करना है। बात बहुत क्लियर कट समझिए। लाइब्रेरीज में लाइब्रेरी सेटअप करना, ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना, एक मास को ना स्ट्रेंथन करना, कि यार एजुकेट करना कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? ये जो अब आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये वाला फोर्स है, होम रूल लीग बेसिकली कर रहे एक ऐसा फोर्स तैयार कर रहा है जो बाद में गांधी जी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। एक ऐसी टीम तैयार कर रहा है जो बाद में गांधी जी उसी को यूज करेंगे। आपको बता देना चाहता हूं मैं, बाद में होम रूल लीग जो है वो कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाएगा।
गांधी जी के साथ मर्ज हो जाएगा आखिरकार में, ठीक है। लेकिन इस बात को समझिए कि वैसा मास क्रिएट करेंगे जो अपने हक के बारे में जानता है, जो जानता है कि मतलब ब्रिटिशर्स हमें कैसे तोड़ रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? पॉलिटिकली अवेयर है, इकोनॉमिक पॉलिसी से अवेयर है, वेस्टर्नाइजेशन मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर है। ये वैसा मास ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं। और यहां पे किसी भी तरीके का ये लोग बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का ये लोग यहाँ पे कोई मास मूवमेंट मतलब उस तरह का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनका सिर्फ सिंपल डिमांड है यहाँ पे सेल्फ रूल, और उसके दरमियान ये लोग लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे गोल होम रूल लीग का तो है, क्या है? पब्लिक मीटिंग की जा रही है, कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्लासेस ली जा रही है, यहाँ पे लाइब्रेरी और रीडिंग रूम सेटअप किए जा रहे हैं, नेशनल बुक्स स्टोर एक तरह से सेटअप किया जा रहा है, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, पोस्टर्स, ये सब यूज किया जा रहा है जिससे लोगों को समझाया जा सके, लोगों तक रीच किया जा सके कि देखो एजेंडा है, अब हमें टारगेट्स क्या क्या है हमारे, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ब्रिटिशर्स को टैकल करना है, ये यहां पे काम किए जा रहे हैं। तो यहां पे किसी भी तरीके का बायकॉट वाला कंसेप्ट नहीं है। बॉयकॉट वाला कंसेप्ट हमारा गांधी जी के आने के बाद आएगा। किसी भी तरीके का नॉन कॉपरेशन का कंसेप्ट यहां पे हो ही नहीं रहा है, यहां पे सिर्फ लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इस बात को समझिए, ठीक है, इस बात को प्लीज दिमाग में रखिए यहाँ पे। ओके, सोशल वर्क यहाँ पे किया जा रहा है, रिलीजियस सॉन्ग्स किए जा रहे हैं, फंड कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये सब काम जरूर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा तो लगेगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे यूथ को ट्रेन किया जा रहा है, ये बात समझिए आप, ठीक है। सोशल वर्क, लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, फंड कलेक्शन, ये सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। ऑफ कोर्स उसी दौरान पे रशियन रिवॉल्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो चीजें हो रही हैं उससे हमारा जो यंग लैड है, जो यंग ग्रुप है, वो सब भी तो ये चीजें देख रहा है, उसको भी तो बातें समझ में आ रही हैं कि हमारी कंट्री में क्या करने की जरूरत है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जब थोड़ा सा सक्सेस इसको मिलने लगा, इसकी रीच बढ़ने लगी, फिर जाके कांग्रेस के लीडर्स में जुड़ना चालू करते हैं, ठीक है। बाद में फिर हमें देखने को मिलता है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, सीआर दास, बाद में लोग जुड़ते हैं, इनिशियल में कोई नहीं जुड़ता। इनिशियल में सिर्फ यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो आपको नाम बताया मैंने, ठीक है। जोसेफ बैप्टिस्टा है यहाँ पे, बी.डब्ल्यू. वाडिया हैं, जॉर्ज अरुंदले हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इनके साथ बहुत कम लोग हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड बॉडी के साथ ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाद में सब जुड़ेंगे, बाद में तो सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन भाई इनके साथ अभी भी नहीं जुड़ता है। एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स अभी भी इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन ब्राह्मण्स फ्रॉम साउथ इंडिया, ये लोग अभी भी इनको उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी तो मतलब सिर्फ पढ़ लेना एक तरह से, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मुस्लिम्स तो मतलब ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम्स का अपना अलग एजेंडा है, सो दैट्स व्हाई इनका मास उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। एंग्लो इंडियंस क्यों करेंगे, व्हाई दे वांट कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं, ओके। एंड नॉन ब्राह्मण्स स्पेशली, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि होम रूल में यहाँ पे ज्यादा करके हिंदू मेजोरिटी है, अपर कास्ट से ज्यादा करके। अभी भी लोअर कास्ट जो गांव के लोग हैं वो अभी तक उतना अटैच यहाँ पे नहीं हो पाए। गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो गवर्नमेंट तो स्पेशली भाई रिप्रेशन करेगी, बैन करेगी, जिससे पॉलिटिकल मीटिंग ना हो सके, ये सब तो गवर्नमेंट करेगी। साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मालूम है क्या होती है, एनी बेसेंट, बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंदले, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया जाता है तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होता है। एस सुब्रमण्यम अय्यर जो उनके साथ ही जुड़े हुए थे, उन्होंने नाइटहुड यहाँ पे गिव अप कर दिया था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, APYQ है यहाँ पे, कि किसने अपना नाइटहुड दे दिया था व्हेन एनी बेसेंट वाज अरेस्टेड। तो एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना नाइटहुड यहाँ पे दे दिया था, लौटा दिया था व्हेन एनी बेसेंट वाज अरेस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तिलक जी को यहाँ पे डिबार कर दिया था कि पंजाब वाले, दिल्ली वाले एरिया में नहीं जाओगे, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे हुई थी, ओके। बाद में हमें देखने को मिलता है, देखो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को समझ में आ चुका है। गवर्नमेंट यहाँ पे मालूम है क्या प्लान करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे एक प्लान करेगी, बोलेगी कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन लाते हैं। ये भी वैसे एक लाइन है जो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस पढ़ लो, ठीक है। बाद में इन्हीं पेशेंट को रिलीज कर दिया जाता है। एक लाइन यहाँ पे मॉन्टेगो यहाँ पे लाइन बोलेंगे भाई कि अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं, लाने वाले हैं, जल्दी लाने वाले हैं, और वहीं से शुरुआत होगी यहाँ पे डिक्लाइन की, होम रूल की डिक्लाइन की, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो, मॉन्टेगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म, जो कि 1918 में अनाउंस किया, और उन्होंने बोला कि हम लाने ही वाले हैं बस, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, इससे हमें ये देखने को मिलता है कि एनी बेसेंट
को लगता है ठीक है कोई रिफॉर्म आएगा तो थोड़ा सा टाइम रुक जाते हैं, अभी इस मास मूवमेंट को रोक देते हैं। तिलक के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तिलक जी को जाना पड़ता है वैलेंटाइन शिरोल के अगेंस्ट केस लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियाज अनरेस्ट, जिसमें उन्होंने ये प्रॉपरली बोला था कि तिलक इज द फादर ऑफ द इंडियाज अनरेस्ट। इसी के ऊपर उन्होंने केस किया था एंड ही वेंट अब्रॉड, ही वेंट टू लंदन टू फाइट अगेंस्ट द केस। तो तिलक जी को जाना पड़ गया था वहां पे। फिर हमें देखने को मिलता है कि जब एनी बेसेंट यहाँ पे खुद एक कंफ्यूज स्टेट में आ चुकी हैं, इनडिसिसिव स्टेट में आ चुके हैं, तिलक जी यहाँ पे बाहर चले गए, तो हमें देखने को मिलता है कि मूवमेंट वापस से डाई डाउन हो जाता है। तो इस मूवमेंट से आपको क्वेश्चन क्या आते हैं? पहला क्वेश्चन इस मूवमेंट में आता है कि इस मूवमेंट से हमें मिला क्या। देखो आपको हर जगह पे क्रिटिसिज्म मिल जाएगा कि इस मूवमेंट में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे भाई जिस पर्सन का टारगेट था क्या उतना अचीव हो पाया यहाँ पे? तो मैं बोलना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर मास मूवमेंट से हमें ये देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पे जागरूक हुए, लोग यहाँ पे जागरूक हुए, और वही वो लोग हमें जाके देखने को मिलेंगे गांधी जी के साथ अटैच हो जाएंगे। जब गांधी जी मास मूवमेंट चालू करेंगे तो इस पूरे जो जनता है यहाँ पे ये सपोर्ट करेगी गांधी जी को, ठीक है। बाकी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लोगों तक नहीं पहुंचा। अरे भाई एक मास मूवमेंट कभी भी 2 साल 3 साल नहीं चल पाता है, किताब में लिखने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। मास मूवमेंट खुद एक एरिया के लिए एक धरना देके दिखा दो, 10 दिन तक चल जाता है, तो बताओ बात है ना। किताब में लिखना तो बहुत बड़ी बातें हैं सब। इसका क्रिटिसिज्म, ऑल द क्रिटिसिज्म हर एक अपने मास मूवमेंट का क्रिटिसिज्म है कि ज्यादा लंबा उतना सक्सेसफुल नहीं था, अभी भी उतने जनता तक रीच नहीं कर पाया। बिल्कुल उतना कहां रीच कर पाएगा, उतना पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है। लेकिन क्या उसका जो टारगेट था कि गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर बना पाए, क्या गवर्नमेंट क्या लोगों को जागरूक कर पाए वो लोग? यस, वो लोग लोगों को जागरूक कर पाए, ठीक है। चलिए देखो बाद में गांधी जी इसको यूज करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1920 में गांधी जी ऑल इंडिया होम रूल लीग के हेड बनते हैं और इसका नाम करते हैं स्वराज्य सभा। PYQ अभी कुछ दिनों पहले ही पूछा हुआ था आपके यूपीएससी में कि स्वराज्य सभा इसका नाम किसने दिया। तो होम रूल लीग का नाम स्वराज्य सभा किसने किया है? तो गांधी जी ने किया है, ठीक है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे, ओके। और बाद में इसको आईएनसी के साथ मर्ज कर लिया जाता है। चलिए अब यहां पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉजिटिव गेन क्या हुआ? देखो, शिफ्ट फोकस फ्रॉम द एलाइट टू द मासेस, ब्रोक अवे फ्रॉम द मॉडरेट कांग्रेस मेथड। ऑफकोर्स कांग्रेस का मेथड तो एलाइट तक ही था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लिंकअप यहां पे सेटअप कर पाए लोग टाउन एंड विलेजेस में, ठीक है। क्रिएटेड अ न्यू जनरेशन ऑफ द एंथुसियास्टिक नेशनलिस्ट। एक मास प्रिपेयर कर लिया गांधीयन स्टाइल के लिए, क्योंकि गांधीयन स्टाइल बाद में गांधी जी आएंगे ना। गांधी जी ऑलरेडी आ चुके हैं इंडिया में, गांधी जी इंडिया में हैं, लेकिन मास मूवमेंट बड़े लेवल पे गांधी जी नहीं कर रहे हैं। गांधी जी यहाँ पे रीजनल मूवमेंट इस टाइम पे कर रहे हैं। गांधी जी चंपारण कर रहे हैं, गांधी जी खेड़ा कर रहे हैं, गांधी जी अहमदाबाद में बिजी हैं अभी, ठीक है। ओके चलिए, तो यहां पे अब देखने को मिलेगा कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। With reference to home rule movement, consider the following statement. It demanded that India be granted self-government. बिल्कुल ये टारगेट तो था उन्हें। Any Besant was one of the founder of the movement. बिल्कुल it led to the Montagu Declaration. Of course इसके बाद ही में Montagu Declaration आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि हम इन फ्यूचर जल्दी लाने वाले हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं Montagu Chelmsford रिफॉर्म। चलिए तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही। Montagu was the secretary of the state then. Okay. Who among the following set up the home rule league in Maharashtra? कौन था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन बॉम्बे में उनका नहीं था यहाँ पे, ठीक है। पूना was headquarter. The home rule movement started by Annie Besant aimed at क्या पर्पस है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था इनका, सेल्फ गवर्नमेंट का एम था यहाँ पे, सेल्फ गवर्नमेंट का एम था विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। Which of the following statement is correct about the home rule league movement? It was led by only विराट बोल रहा हूं, बाल गंगाधर तिलक नहीं। It was mainly active during the quit India तो 1942 में यार। It helped by the foundation of the mass movement in India। बिल्कुल बिल्कुल एक मास मूवमेंट के लिए भाई फाउंडेशन लेड किया गया, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। Who among the following started the home rule league? कौन है भाई? दो लोग हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एनी बेसेंट और तिलक जी हैं यहाँ पे। तिलक जी का पहले चालू हुआ है। होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किसके टाइम पे? क्लेम्सफोर्ड के टाइम पे, बिल्कुल क्लेम्सफोर्ड के टाइम पे यहाँ पे चालू हुआ था, ठीक है। Who among the following renounced the knighthood in protest against the arrest of the Annie Besant? कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, उनके साथ जुड़े हुए थे बाय द वे, ठीक है। चलिए जॉर्ज अरुंडले तो उनके सेक्रेटरी थे, वैसे होम रूल लीग में सेक्रेटरी थे उनके। होम रूल लीग वाज फाउंडेड इन सितंबर वाला किसने किया था? मद्रास में। और अप्रैल वाला किसमें है? पुणे में फॉर्म हुआ था, ठीक है। इन विच ईयर गांधी टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ ऑल इंडिया? 1920 में उन्होंने किया, उसका नाम उन्होंने स्वराज्य सभा कर दिया, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन,
विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। म्यूटिनी इन द रॉयल इंडियन, अच्छा ये क्यों दिया भाई, लॉन्च हवाई तो 1916 में है, क्विट इंडिया 1942 में है, म्यूटिनी इन द रॉयल इंडियन नेवी ये आपका 1946 में है, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। Who among the following founded the Home Rule? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, होम अपना इसमें पुणे में बना था। Who was not associated with the Home Rule League? मोहम्मद अली जिन्ना तो थे, मोतीलाल नेहरू, देखो वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे नहीं थे, मोतीलाल नेहरू बाद में आते ही हैं, बहुत सारे मॉडरेट्स लीडर आते हैं, मोतीलाल नेहरू भी है यहाँ पे, ओके। एनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पूरी जनता जानती है। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि 1917 का जो सेशन है वो एनी बेसेंट लीड करती हैं। 1917 का जो आईएनसी का सेशन है जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसको एनी बेसेंट लीड करती हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इससे समझ में आता है कि कितना उनका किस लेवल का स्टेचर था उस टाइम पे, किस लेवल का स्टेटस वो उस टाइम पे रखती थी, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता, उषा मेहता का रोल, तो उषा मेहता का रोल यहाँ पे होम रूल में नहीं था, उषा मेहता का रोल यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में था। उन्होंने चालू किया था यहाँ पे सीक्रेट रेडियो स्टेशन उन्होंने चालू किया था, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो आपका जो आएगा वो लखनऊ सेशन पे आएगा, क्योंकि इसके बाद हमें लखनऊ सेशन देखने को मिलता है। होम रूल के दौरान ही वैसे लखनऊ सेशन है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ सेशन देखेंगे और फिर उसके बाद हमारा चेंज होगा, फिर गांधीयन फेज हम चालू करेंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।